हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में लगातार आपको ये बताया है कि अलग अलग श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है, दैट मीन्स मोड की कैलकुलेशन कैसे करें। पिछले कुछ वीडियोस में बहुलक के साथ इंग्लिश में मीडियन लिख गया था। सॉरी फॉर दिस, मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ कि उसको चेक नहीं किया, बट अब उसको डिलीट करना भी पॉसिबल नहीं है कि बहुलक की जगह मैंने मीडियन लिख दिया, बट एक्चुअली में मोड है। ठीक है ना, बहुलक वर्ग लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हम क्या करते हैं बहुलक की गणना करते हैं, जिसको भूइष्टिक भी बोलते हैं। जब बहुलक की गणना करते हैं, जो हमारा आंसर होता है, क्योंकि बहुलक की गणना करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग कौन सा होता है, और जो हमारा आंसर होता है ना, उसी बहुलक वर्ग के अंदर आना चाहिए। लेकिन कैलकुलेट करते करते लास्ट में पता ये चलता है कि जब सब कुछ सही कैलकुलेट करने के बाद भी हमारा आंसर इस बहुलक वर्ग के अंदर नहीं है। हमारा आंसर बहुलक वर्ग सीमा से बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो L1 और L2 के बीच में आंसर चाहिए नहीं है, वो L1 से कम या L2 से ज़्यादा आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है वो बदलते हैं। नॉर्मली हम बहुलक की गणना कौन सी विधि से करते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। लेकिन अगर इस विधि से भी आंसर नहीं आता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसका ऑप्शनल मेथड यूज करते हैं। लेकिन तभी जब आंसर नहीं आता है, अगर आ गया तो सही है। मैंने कहा कि अगर वर्ग सीमा से बाहर आंसर आ रहा है, इसका मतलब गलत है। जब गलत है तब हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है, वो है हमारे पास, दैट इज L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। क्योंकि हमारा वर्ग सीमा से बाहर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एडिशनल फार्मूले का यूज करेंगे, जिसको वैकल्पिक विधि बोलते हैं। यहां पर सबसे पहले इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, तब उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित श्रेणी में बहुलक की गणना कीजिए 12 से 17, 17 से 12। और इन सबको देखने के बाद हमारे पास लग रहा है कि हमारा F1 ये होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा कि बहुलक हमेशा ग्रुपिंग से इफेक्ट करता है, तो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग 37 के आगे ये है, पीछे ये है, तो ये वाला ग्रुप ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब होता है जब कन्फ्यूज़न हो कि F1 किसको लेना है, 44 को या 37 को, उस केस में हमें किया जाता है ग्रुपिंग। हम करेंगे समूहन विधि से, समूहन विधि का यूज करेंगे, यानी ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, और F1 F2 M3 का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ग्रुपिंग करते चलिए। ग्रुपिंग आपको पता है, क्योंकि पिछले वीडियो में उसके लगातार मैंने ग्रुपिंग को 2-3 वीडियो बना चुका हूं। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, वहाँ से मीन मीडियन मोड सब कुछ मिल जाएगा आपको। जब ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहला ग्रुप तो हमारा फ्रीक्वेंसी खुद होता है, ये फर्स्ट ग्रुप है। फिर सेकंड 2-2 का पेयर, थर्ड पहला छोड़ के फिर 2-2 का पेयर, फोर्थ 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिफ्थ पहला छोड़ के फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, सिक्स पहला दूसरा छोड़ के फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे। चलिए छोड़िए, सबसे पहले पहला ग्रुप अपने आप में हो गया। सेकंड ग्रुप में हम इन दोनों को टोटल करेंगे, 4 एंड 44 कितना आ जाएगा, 48। 37 एंड 27 ये हो गया 4 5 1 6 64। ठीक है, 5 एंड 8 13, 12 एंड 2 ये हो गया 14। नीचे का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। फिर 3 वाले में क्या करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, पहले पद को छोड़ देंगे, फिर दो को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 44 और 37 ऐड कर दो, 7 4 11 7 1 8 81। 27 और 5 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 32। 8 एंड 12 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20, एंड 2 एंड 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4। क्लियर। फोर्थ वाले ग्रुप में हम 3-3 का पेयर बनाते, ये लाइक दिस बन गया। तीनों को ऐड कर दो, 4 4 8 8 7 15 का 5 कैरी 1 7 और 1 8। फिर हो जाएगा 7 12 12 टू 20 एंड 2 1 2 2 4 40। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, 12 14 और ये हो गया 16। फिफ्थ वाले ग्रुप में हम पहले को छोड़ देंगे, फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, ये हो गया 3 का पेयर। कौन कौन बन जाएगा, 44 37 27 ऐड कर दिए, 7 7 14 और 4 18। फिर 7 8 8 2 10, ये हो गया 108। फिर 3 का पेयर बनाएंगे इस तरह से, 5 3 13 13 और 12 कितना हो गया 25। इसका 2 का है, 2 का पेयर नहीं बनाना है, 3 का। अब छोड़िए, फिर क्या करेंगे, हम पहला वाला पद छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे, फिर 3 का लेंगे, 37 27 और 5 ऐड कर दो, 37 27 5 7 7 14 14 और 5 19, 5 और 1 6, और लास्ट में ये 3 का बचा है
8 12 2, 8 12 20 2 22 हो गया। ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। अगर ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस करने के लिए जिस ग्रुप में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आया हुआ है उसको देखेंगे। पहले वाले में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है 44, तो इसके आगे एक डंडा, जितने आइटम्स इंक्लूड होते हैं उन दोनों के आगे हम बाल लगाते हैं। अगले वाले में सबसे बड़ा कौन सा है 64, ये 64 37 और 27 इन दोनों को मिलकर का बनाए, तो 37 के आगे भी 27 के आगे भी एक एक बाल लगाएंगे। अगली बार में सबसे बड़ा कौन सा है 81, जिसमें 44 और 37, 44 37। नेक्स्ट 85, फिर कौन सा है 4 44 37, 4 44 37। नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन है 108, कौन है 44 37 और 27। लास्ट में सबसे बड़ा कौन है ये वाला, दैट मीन्स 37 सबसे बड़ा हो रहा है, फिर है 27, फिर है 5। हो गया यहाँ तक। अब गिनिए, ये 4 एक बार आया, 44 4 बार आया, 37 5 बार आया, 27 3 बार आया और 5 जो है एक बार आया। तो कहने का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है 22 और 27 की। इसका मतलब होता है ये हमारा पहला F1 हो गया, उसके ठीक ऊपर वाला F0, उसके ठीक नीचे वाला F2 हो गया। अब ये हो गया, ये जो आइटम आए हैं इसको उठा के नीचे रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास L1 कितना हो गया, L1 देखिए कितना हो गया यहाँ पर 22, ठीक है। और F1 इक्वल टू 37, F0 इक्वल टू उसके ठीक ऊपर वाला आइटम 44 और F2 इक्वल टू 27 और जो क्लास इंटरवल है 22 और 27 के बीच में, तो कितने का आ रहा है दैट इज 5, I इक्वल टू 5। अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला वही जो हमने पहले यूज़ किया। कौन सा फार्मूला है यहाँ पर, दैट इज़ ये फार्मूला हो जाएगा Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो। L1 कितना है 22 प्लस F1 कितना है 37 माइनस F0 है 44 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 37 माइनस 44 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। कैलकुलेट करते हैं आगे, 22 प्लस 37 में से 44 जाता नहीं है, माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 5। इधर 37 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 4 11, 6 और 1 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस माइनस का 35 और नीचे बचेगा 74 में से 71 गया, कितना बचेगा ये हो गया 3। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 22 प्लस माइनस माइनस 35 को 3 से डिवाइड करेंगे, 35 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 2 बचा 2 6 जा, दैट इज कितना हो गया 6 और ये हो गया 7। माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 322 में से 11.67 को माइनस कर देंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 9 में से 6 गया 3 0 और 1, कितना आ गया दिस वन 10.33। अब ये 10.33 किसके बीच में आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए था 22 और 27 के बीच में। तो ये जो 22 और 27 के बीच में आंसर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत आया। जब गलत आया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ मान 22 वर्ग से बाहर है, अतः हम क्या करेंगे वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो वैकल्पिक विधि मतलब जो मैंने अभी बताया, Z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 अपॉन F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो F1 F0 F2 वही है जो पहले किया था, ये हो गया L1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, I हमारे पास वही है। तो लिख लीजिए इसको, क्या क्या दे रखा है, L1 कितना था L1, तो L1 था 22, F0 हमारे पास था 44 और F2 था 27 और I था 5। सबकी वैल्यू को यहाँ रख दो,
ये हो जाएगा 22 प्लस F2 कितना हो गया, F2 है 27 डिवाइडेड बाई F0 कितना है 44 प्लस 27 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व करना है भाई आपको। तो 27 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 का 5 से 3 5 दूनी 10 3 13 अपन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 6 और 7 71 135 भागा 71। तो 71 से हम 135 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा 71 से 135 को भाग करेंगे ऐसे 71 भाग 135 जब भाग करेंगे तो ये लगभग हमें मिलेगा कितना, ये हो जाएगा हमें 1.90, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 23.90। अब देखो ये हमारा 22 और 27 के बीच का आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुलक वैकल्पिक विधि से। लेकिन ध्यान में ये रखना है, आप कहेंगे सर क्यों ना हम डायरेक्ट वैकल्पिक विधि, नहीं, हर जगह वैकल्पिक विधि का प्रयोग नहीं होता है। वैकल्पिक विधि का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कैलकुलेशन नॉर्मल मेथड से करने पर वर्ग सीमा से बाहर आता है। इसके अलावा हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बावजूद कोई डाउट होता है ना, अपने डाउट को बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।